हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्राइम प्रभाकर पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं आपकी टॉपर्स कॉपी के तहत GS3 की कॉपी में आज के दूसरे वीडियो को। इससे पहले हमने इसका एक वीडियो दिया था और उसमें हमने 5 क्वेश्चन देखे थे GS3 के। और ये जो कॉपी है ये आप सबको पता है, माधव उपाध्याय जिनकी 2023 PCS में रैंक 10 आई थी, उनकी कॉपी हम देख रहे हैं। तो रैंक 10 आई थी, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं छठा सवाल हमारा क्या है। इसमें हमारा ये जो क्वेश्चन है वो है कि ऊर्ध्व एवं अधो प्रवाह आवश्यकताएं क्या होती है। ये सब इकोनॉमी के क्वेश्चन है। ठीक है, ऊर्ध्व एवं अधो प्रवाह आवश्यकताएं यानी कि अप स्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम रिक्वायरमेंट्स। बहुत सारे लोगों को तो इसके बारे में पता ही नहीं होगा, तो इसकी परिभाषा वगैरह जो भी है वो सब आप लोग मतलब अपने नोट्स में लिख लीजिएगा। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण में इसके महत्व पर चर्चा करना है। तो अब इतना इससे समझ में आएगा कि कुछ खाद्य वगैरह से रिलेटेड चीज़ें होती हैं। ठीक है, अब ऊर्ध्व प्रवाह आवश्यकताएं क्या होती हैं, सबसे पहले ये देखते हैं। किसी भी उद्योग की स्थापना हेतु कच्चे माल की उपलब्धता और संरचना विकास ऊर्ध्व प्रवाह आवश्यकताएं होती हैं, जबकि बाजार की उपलब्धता, उत्पादन का संचालन हेतु परिवहन सुविधा आदि अधो प्रवाह होती हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या ही बताना होता है, इंट्रो में आपको पता ही है। तो इन्होंने कितना शानदार तरीके से ऊर्ध्व प्रवाह आवश्यकताएं और अधो प्रवाह आवश्यकताएं जो है उसकी परिभाषा बता दी। तो ऊर्ध्व प्रवाह क्या होता है, कोई भी स्थापना अगर आप कर रहे हैं तो उस उद्योग वगैरह, तो उसमें जो कच्चा माल लगता है, जो अवसंरचना लगती है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, वो सब ऊर्ध्व प्रवाह यानी कि वो सब अप स्ट्रीम होती हैं। ठीक है, ऊपर की ओर होती हैं। डाउन स्ट्रीम क्या होती हैं आवश्यकताएं, बाजार जैसे होता क्या है, कोई भी उद्योग आप लगाएंगे तो जब आपने कोई भी जैसे गुड्स बना लिया, ठीक है, तो उसके लिए आपको बाजार चाहिए होगा। तो जो बाद में चाहिए होती चीज़ें वो अधो प्रवाह होती हैं। और फिर उत्पादन का संचालन किस तरह से होगा उसको भी अधो प्रवाह कहते हैं। तो ये शानदार मतलब इसकी परिभाषा हो गई। अब इन्होंने ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह को एक डायग्राम के माध्यम से समझाया है। ये बहुत ज़रूरी होते हैं, आप इसको एज इट इज़ अपनी कॉपी में बना सकते हैं और आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें है उद्योग इन्होंने बना दिया और इधर लिखा बाजार और निर्यात हेतु परिवहन, ये दोनों हो गए अधो प्रवाह। ऊर्ध्व प्रवाह में कच्चा माल और संरचना जैसे बिजली, पानी, भूमि आदि, वही बात जो उन्होंने लिखी इतने छोटे से डायग्राम में इसमें समझा दी। अब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग में इसके महत्व को बताना है। तो अब महत्व क्या है इसका, यह भारत में सनराइज उद्योग है। तो सबसे पहले ये सब कीवर्ड्स होते हैं मेन आंसर राइटिंग के। तो ये कीवर्ड्स आप सब याद रखेंगे कि भारत में सनराइज उद्योग, सनराइज मतलब उभरता हुआ उद्योग जिसको बोल सकते हैं, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, जिसका GVA में 1.69% का योगदान है। तो आपको ये वाला डेटा में नहीं यूज करना, लेकिन GVA GDP में किस सेक्टर का कितना डेटा है वो आपको लेटेस्ट वाला एग्जाम के लिए याद करके जाना है। ठीक है, पर्याप्त आपूर्ति श्रृंखला के विकास से सर्वाधिक रोजगार व निर्यात की क्षमता रखता है। कौन सा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग। फिर ऊर्ध्व प्रवाह और अधो प्रवाह। ठीक है, कच्चे माल की तीव्र व सुचारू उपलब्धता है, परिवहन व बिजली की सुविधा है, कच्चे माल को प्रसंस्कृत करने के लिए उद्योग है। ठीक है, भंडारण है तो कोल्ड स्टोरेज भी चाहिए होता है, बाजार की उपलब्धता आवश्यक है। ठीक है, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के तीव्र विकास में विकसित आपूर्ति श्रृंखला अति आवश्यक है। तो ये इन्होंने ऐसे लिखा। अब हम निष्कर्ष देख लेते हैं। निष्कर्षतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के विकास की क्षमता उपलब्ध है, जिसे कैश करने की आवश्यकता है, जिससे PPP मॉडल सहयोगी होगा। ठीक है, तो इसको मतलब PPP मॉडल पे अपनाया जा सकता है तो अच्छा ये रहेगा। ठीक है, ये हो गया इनका छठा क्वेश्चन। अगला देखते हैं, सातवां क्वेश्चन। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात भूमि सुधार के विकास क्रम को समझाते हुए इसके प्रभावों पर चर्चा करना है। तो भूमि सुधार से तात्पर्य होता है सभी वर्गों में भूमि संसाधन के पुनर्वितरण से। अब भूमि सुधार क्या है, तो सबसे पहले स्वतंत्रता के पश्चात चूँकि बताना है, तो स्वतंत्रता से पहले हम देख लेते हैं, ये भी आप ताकि मतलब ब्रीफ में नॉलेज हो जाए और छोटा सा डायग्राम बना करके हम बता देते हैं। स्वतंत्रता से पूर्व इन्होंने कैसे बनाया कि राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन बनाया, समिति बनाई गई थी, यहाँ पे समिति भी लिख दें। ग्राम दान आंदोलन चला था और भूदान आंदोलन भी चला था। अब स्वतंत्रता पश्चात देखें तो जमींदारी उन्मूलन अधिनियम 1957 आया, लगान नियंत्रण अधिनियम आया, चकबंदी, हदबंदी और सहकारी कृषि, ये सब लेकर के नेहरू जी आए थे, आप सबको पता होगा। अब इसके अगर प्रभाव देखें तो भूमि का पुनर्वितरण हुआ, भूमिहीनों को भूमि प्राप्त हो गई। ठीक है, तो जिन लोग दोस्तों आप में से बहुत सारे लोगों का ये कंसर्न होगा कि उनकी मेंस के लिए आंसर मतलब उनकी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, तो आप खुद ही देख पा रहे हैं ये उपाध्याय जी जो है, माधव उपाध्याय जी, उनको आप देख पा रहे हैं, इनकी 10th रैंक आई, वो भी हिंदी माध्यम से। मतलब आप सोच रहे हैं 10वीं रैंक पे है, इनकी राइटिंग भी बहुत अच्छी नहीं है। और जाहिर सी बात है, आप मतलब हो सकता है जो मेन आंसर आप लिखने गए हो एग्ज़ाम में तो उसमें आपने अपना आंसर सुधार लिया हो और अच्छी चीज़ें इसमें
आपने पॉइंट्स ऐड कर ली हों, लेकिन राइटिंग नहीं, राइटिंग तो ऐसी लिखी होगी उसमें भी। तो देख सकते हैं राइटिंग से बहुत खास फ़र्क पड़ता नहीं, 10वीं रैंक आती है, 7वीं रैंक, 8वीं रैंक, ऐसे आप देखेंगे राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, ठीक है। तो प्रभाव क्या होगा, भूमि सुधार जो कार्यक्रम हुआ उसका, भूमि का पुनर्वितरण होता है, यानी कि भूमिहीनों को भूमि प्राप्त होती है इससे। जमींदारी प्रथा उन्मूलित होती है, उन्मूलन होता जाता है उसका। और बंधुआ मजदूरी उन्मूलन होता है, जोतों का एकीकरण हो जाता है और भूमि का विकेंद्रीकरण होता है। तो ये सारे पॉइंट्स आप लिख सकते हैं। इसकी कुछ सीमाएं भी हैं। सीमाएं क्या है कि कुछ राज्यों तक सीमित है, बंगाल और केरल तक, यानी कि ये पूरे भारत में ये लागू नहीं होता है, ठीक है। जातिवार के परिवार के अन्य सदस्यों के नाम जमीन हो जाती हो करा लेते हैं। मतलब कि कहने को ये होता है कि जैसे भूमि जो भूमि वाला वर्ग होता है, जिसके नाम पे भूमि होती है, उससे कहते तो हैं कि भूमिहीनों को दे दिया गया, लेकिन वो अपने परिवार में ही लोगों को दे देते हैं और कहते हैं कि भूमि वितरण हो गया है, और बाद में मतलब बेसिकली उस भूमि पर कब्जा उन्हीं व्यक्ति का रहता है, ठीक है। प्रैक्टिकली दस्तावेजों की अनुपलब्धता, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, आप इसकी आलोचना या सीमाओं में लिख सकते हैं। निष्कर्ष देखें तो निष्कर्षता भूमि के पुनर्वितरण में सीमित सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, सरकार चकबंदी लगान नियंत्रण के माध्यम से प्रयासरत है। निमंत्रण के माध्यम से प्रयासरत है, क्या लिखा है यार, लगान नियंत्रण के माध्यम से, अच्छा हाँ ठीक है, लगान नियंत्रण के माध्यम से प्रयासरत है। इन्होंने सही से मतलब लिख नहीं रखा, राइटिंग बहुत घटिया है इनकी, फिर भी रैंक आई है। तो राइटिंग वाइटिंग का फ़र्क पड़ता नहीं, आप सारे आंसर लिख करके आएँ और आपके पॉइंट वैलिड होने चाहिए, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 कि भारत में समावेशी विकास को प्राप्त करने में आने वाली चुनौतियों को स्पष्ट करिए, साथ ही समाधान भी सुझाइए। तो समावेशी विकास क्या होता है उसकी परिभाषा में इंट्रो में लिखेंगे कि समावेशी विकास से तात्पर्य समाज के सभी वर्गों तक लाभ पहुंचाने से है। यह वितरणात्मक लाभ की अवधारणा से प्रेरित है या है। अब इसकी चुनौतियां देखते हैं, ये इन्होंने बनाया है मैप। व्यापक असमानता है इसकी चुनौतियों में, जैसे क्षेत्रीय असमानता क्या है कि पश्चिमी यूपी अधिक विकसित है और बुंदेलखंड जो है वो कम विकसित है। तो आपने यूपी के अंदर ही इसको दिखा दिया कि क्षेत्रीय असमानता कैसे होती है। वर्गीय असमानता है, जैसे महिलाओं की कम भागीदारी होती है, ठीक है। और FLPS 2022 आपको लेटेस्ट वाला देना, उसमें कार्यबल में 16%। अभी ये FLPS में महिलाओं की भागीदारी का इस 16% से उठ करके 32% हो गई है, तो दुगनी हो गई लगभग, ठीक है। 32 नहीं बल्कि 33% हो गई। अशिक्षा है, ठीक है, 73% साक्षरता। अकुशल कार्यबल भी भारत में है, ये सब आपको सीमाएँ लिखनी है। भ्रष्टाचार है, राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, सामाजिक रूढ़ियाँ हैं। समाधान की बात करें, आपको ये सारे पॉइंट्स लिखने हैं, समावेशी विकास में क्या क्या समाधान हो सकते हैं। तो DBT के माध्यम से आर्थिक सहायता दी जाए, कौशल विकास व रोजगार उपलब्ध कराए जाएं, स्वरोजगार की उपलब्धता हो, स्वनिधि योजना, मनरेगा आदि। अब निष्कर्ष लिख देंगे कि निष्कर्षता संवैधानिक आदर्शों को पूरा करने तथा लोक कल्याणकारी राज्य व सुशासन की अवधारणा से चरितार्थ करने के लिए समावेशी विकास आवश्यक है। तो ये इन्होंने एक जनरल सा स्टेटमेंट लिख दिया, बीच में कल्याणकारी राज्य भारत है उसकी बात लिख दी, सुशासन की बात लिख दी, और संवैधानिक आदर्श, इन सब के लिए समावेशी विकास जरूरी है। इन सब से जोड़ते हुए इन्होंने कोट खत्म कर दिया, ठीक है। हालांकि गांधी के आप इसमें बहुत अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं, ये मतलब कंक्लूजन कॉपी करने की आवश्यकता नहीं। जैसे आप इसको गांधी की सर्वोदय की अवधारणा से जोड़ सकते हैं, इन सारी पॉइंट्स को कवर किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरित परिवहन क्या होते हैं, वर्तमान में समय में इनकी आवश्यकता को चिन्हित करिए। तो हरित परिवहन मतलब ग्रीन ट्रांसपोर्ट, आउटलाइन देयर नीड्स इन प्रेजेंट टाइम। तो हरित परिवहन से आपको इसकी इंट्रो लिख देना कि हरित परिवहन से तात्पर्य ऐसी परिवहन सुविधा से है जो हरित ऊर्जा यानी नवीकरणीय ऊर्जा से संचालित होती हैं। जैसे लद्दाख में हाइड्रोजन संचालित बसें चलाई जा रही हैं, और E100 जो है वो परिवहन जो है वो भी ग्रीन या हरित हाइड्रोजन वाले परिवहन होते हैं। अब वर्तमान में इसकी आवश्यकता दिखानी है हमें कि भारत का कुल कार्बन उत्सर्जन 1/3 जो जैव ऊर्जा पर आधारित परिवहन द्वारा होता है, ठीक है। कार्बन उत्सर्जन कम करने के लिए भी ये जरूरी होती हैं। रसद लागत कम करने के लिए भी जरूरी है, वर्तमान में 14% है, इसका लक्ष्य 8% किया गया है। फिर है जलवायु परिवर्तन की रोकथाम हेतु ये जरूरी है। पंचामृत की जो अवधारणा मोदी जी दे करके आए थे UNFCCC की बैठक में, उसको भी लागू करना, जिसके तहत 2070 तक शून्य कार्बन उत्सर्जन करना है, ठीक है। इसको प्राप्त करने के लिए SDG 7 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आपको पता है स्वच्छ ऊर्जा, ठीक है। अब इसमें प्रयास क्या किए जा रहे हैं, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 ला गई, 2025 तक E20 यानी इथेनॉल 20% मिला देना है उसमें, ये सब लागू करना है, ठीक है। हाइड्रोजन नीति 2030 तक है, 5 बिलियन टन हाइड्रोजन उत्पादन। इलेक्ट्रिक वाहन नीति, फेम इंडिया योजना, ई बस, ये सब जो प्रयास है वो किए जा रहे हैं। अब इसका निष्कर्ष अगर देख लें
तो मिशन लाइफ इसीलिए चल रहा है निष्कर्षतः मिशन लाइफ एवं आर्थिक बचत हेतु हरित परिवहन को अपनाने की आवश्यकता। तो ये 2 कीवर्ड्स इंट्रो में आपको इसी टाइप के कीवर्ड ढूंढने पड़ेंगे, पूरी कॉपी बनानी पड़ेगी। मेरे पास वैसे ऑलरेडी बने हुए रखे हैं, आप लोग अगर कहेंगे कमेंट में करके बताएं तो मैं आपको सिर्फ हर एक टॉपिक के कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम मेरे पास अगर आप लोग दोस्तों कहेंगे तो मेरे पास GS 1 से लेकर के GS 4 तक के मतलब कीवर्ड्स, फ्लो चार्ट, डायग्राम सब बने हुए ऑलरेडी रखे हुए हैं, कम से कम 30 से 35 पन्नों में कंप्लीट। उनको आप एज इट इज यूज़ कर सकते हैं, आपके नंबर बढ़ेंगे। तो आप कहेंगे तो मैं उससे उन सभी के लिए भी वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करें तभी वो बनाऊंगा। तो मिलते हैं, अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 10वां क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व का वर्णन आपको करना है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्व आपको बताना। राष्ट्रीय सुरक्षा में विज्ञान और प्रौद्योगिकी का महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसे निम्न प्रकार से देखा जा सकता है। इंट्रो बहुत ही कॉमन है, ऐसा नहीं लिखना है। कोई अगर डेटा हो मतलब राष्ट्रीय सुरक्षा, साइबर सिक्योरिटी, उसमें विज्ञान और प्रौद्योगिकी कैसे भूमिका निभाती है उससे संबंधित बहुत सारी डेटा आती रहती हैं, गवर्नमेंट की ऑफिशियल डेटा या फिर कोई बड़ी संस्था, उसको कोट करना है। इस टाइप का इंट्रो नहीं लिखना है। इन्होंने भी हो सकता है एग्जाम में नहीं लिखा होगा, ये टेस्ट में लिख दिया है। युद्ध के समय देखते हैं शांति। इनकी राइटिंग देखो अच्छी नहीं, मैं बार बार बोल रहा हूँ। तो जाहिर सी बात, अगर 10th रैंक आई तो इन्होंने कंटेंट पे बहुत ज़बरदस्त काम किया होगा। तो इनका कंटेंट तो वैसे भी देखने में भी ठीक ठाक लग रहा है, कंप्लीट सब लिख रहे हैं अच्छे से। तो युद्ध के समय में आधुनिक हथियारों की उपलब्धता होती है, जैसे लड़ाकू विमान, आधुनिक मिसाइलें, ठीक है। सुरक्षा है तो आधुनिक उपकरण चाहिए होते हैं, जैसे एयर डिफेंस सिस्टम वगैरह। क्षेत्रीय नेविगेशन सिस्टम दुश्मन की जानकारी आदि के लिए IRNS भारतीय उपमहाद्वीप की जानकारी उपलब्ध कराएगा। ये तो हो गया युद्ध के समय। अब शांति के समय अगर देखें तो महिलाओं की सीमाओं की रखवाली के लिए ये चाहिए होता है, जैसे थर्मल स्कैनिंग और CCTV कैमरा। आत्मनिर्भर बनाने के लिए औद्योगिक उत्पादन करना। संचार प्रौद्योगिकी के विकास के लिए त्वरित सूचना आदान प्रदान करना। सैटेलाइट से मौसम की जानकारी देना। शिक्षा व कौशल विकास में ये मतलब उपयोगी होता है। अब अगर निष्कर्ष देखें तो निष्कर्षता विज्ञान और प्रौद्योगिकी के द्वारा युद्ध और युद्ध पूर्व व पश्चात राष्ट्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ किया जा सकता है। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, रूस जैसे देश इसके प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। तो ये निष्कर्ष इनका अच्छा है, इंट्रो अच्छा नहीं था और बॉडी पार्ट्स में कुछ और चीज़ें भी जोड़ी जा सकती थी। तो ये आज के हमारे 10 क्वेश्चन हो गए, मतलब 5 क्वेश्चन हो गए। अब ये हमने जल्दी कवर करने का निर्णय लिया ताकि आपका समय ना जाए। आप जो पॉइंट्स नोट डाउन कर लें, आपको इंट्रो वगैरह और कैसे डायग्राम अलग अलग तरीके से बनाना वो सब देख सकें। तो ये हमारी तीसरी कॉपी जैसे ही पूरी होती फिर हम GS 4 देखेंगे, एथिक्स के क्वेश्चन को, और इस प्रकार हम टॉपर्स कॉपी के माध्यम से चारों पेपर देख लेंगे, ठीक। उसके बाद मैं आपको 5 और 6 के टॉपर्स कॉपी मैं आपको नहीं कराऊंगा, उसमें बहुत ज़्यादा टॉपर्स कॉपी है नहीं उपलब्ध, और जो है भी चूँकि उसमें एक ही साल का हुआ है, ठीक है। तो उसके बाद फिर मैं आंसर राइटिंग कराऊंगा। मतलब जैसे एथिक्स के मेरे पास बहुत सारे मॉडल आंसर, तो एथिक्स तो मैं मतलब आप लोग कहेंगे मैं पूरी कंप्लीट ही करा दूंगा मॉडल आंसर से ही, हर एक टॉपिक के हर एक क्वेश्चन जो भी बन सकते हैं उन सब के मॉडल आंसर। उसके बाद मैं सोच रहा हूँ फिर PYQs को मॉडल आंसर बना करके लिखा जाए और आपको प्रोवाइड कराया जाए। तो जो भी पिछले 5 सालों में GS 1 से लेकर 6 तक के 6 कब और 5 और 6 वाला तो पिछले साल ऐड हुआ, उसको मिला करके, और उससे पहले मतलब कंप्लीट पूरे 5 सालों के जो PYQs हैं उनको आने वाले 1 से 1.5 महीनों में हम समझ लें अच्छे से, ठीक है। तो ये इस साल वाले एग्ज़ाम के लिए तो अच्छा ही रहेगी वो सीरीज़, और उसके बाद जो लोग 25 में देंगे उनके लिए और अच्छा रहेगा। तो चलिए अब मिलते हैं अगले वीडियो में। बाकी आप सब लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ आज मैंने मुझे अमित उपाध्याय याद आ जाते हैं बार बार, पता नहीं क्यों। ये माधव उपाध्याय जी हैं जो इनकी 10th रैंक थी, इनकी और भी सारी कापियाँ, ये तो मैं आपको 3rd कर रहा हूँ, इनकी 1st, 2nd, 3rd, 4th, बाकी सारी इनकी 4 और कापियाँ हैं जो टॉपर्स वाली फुल लेंथ वाली, वो सारी मैंने अपने टेलीग्राम पे आज ही डाल दी है, तो आप सब जाकर वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब बताइए ये सेशन, ये सीरीज कैसी लग रही, मुझे कंटिन्यू करना चाहिए। फिर PYQ वाली जो मैंने आपको बताया अभी मैं उसको 5-6 दिन में शुरू कर दूँगा, तो वो सब भी आप भाई बताएं कि कैसा रहेगा। अगर ठीक लगे तो मैं उसको शुरुआत करूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।